हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपावली देवी राजकीय नेशनल महाविद्यालय सिरसा में हिंदी विभाग में कार्यरत हूँ। आज मैं आपके सामने भाषा की परिभाषा और भारतीय आर्य भाषा का जो क्रमिक विकास है उसके बारे में बताऊँगी। भाषा की परिभाषा। सबसे पहले तो जब बात भाषा की आती है तो भाषा क्या है कि मानव के द्वारा अर्जित संस्कारों में भाषा एक ऐसा महत्वपूर्ण संस्कार है जिसे वह जन्म से प्राप्त नहीं करता, बल्कि मानव जिस किसी समुदाय में रहता है वह उसी से भाषा को अर्जित करता है। उदाहरण के तौर में यदि हम देखें तो जैसे एक बच्चा है जो कि तमिल फैमिली में पैदा हुआ है, तो उसका लालन पालन पंजाबी परिवार में होता है, तो बच्चा बड़ा होकर पंजाबी बनता है। और जिस बच्चे का जन्म तमिल परिवार में होता है तो वह उसी भाषा परिवार का सदस्य बन जाता है। भाषा मानव जाति के लिए सबसे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। भाषा के बिना मानव का जो समुदाय है उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। अतः भाषा वह है जो बोली जाती है, जो विशेष मानव समुदाय में बोली और समझी जाती है। भाषा मानव और मानव समूह के मध्य एक ऐसी कड़ी है जो निरंतर आगे जुड़ती चली जाती है। जहाँ समाज है वहाँ निश्चय ही कोई ना कोई भाषा भी अवश्य होगी। जहाँ भाषा है वहाँ मानव समाज भी होता है। भाषा के कारण ही मानव समाज का निर्माण होता है। मानव जाति के विकास की पृष्ठभूमि में भाषा बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जिसको कि हम नकार नहीं सकते हैं, क्योंकि भाषा ही समाज को सामाजिकता प्रदान करती है। यह भाषा विज्ञान की जननी भी है। तो अब भाषा की जो परिभाषा है, जो पाणिनि और अष्टधाई ने क्या लिखा है भाषा के बारे में, कि भाषा वह व्यक्तवाची वर्णा येषा न तमे व्यक्तवाणी। मतलब भाषा क्या है कि वर्णों के द्वारा जो सार्थक वाणी व्यक्त होती है। यूँ तो वस्तु पशु पक्षियों के द्वारा भी भाषा का प्रयोग किया जाता है, लेकिन हम भाषा उसी को कहते हैं जो बोली और सुनी जाती है। बोलना भी एक तरीके से क्या है, पशु पक्षियों का भी हो सकता है, किसी गूंगे व्यक्ति का भी हो सकता है। लेकिन क्या है कि भाषा क्या है, जिसके द्वारा जो मानव समुदाय है परस्पर व्यवहार करता है, उसी को हम भाषा कह सकते हैं। जो सार्थक वाणी है, वर्णों द्वारा जो सार्थक वाणी है वही भाषा है। पशु पक्षियों के द्वारा जो भाषा का प्रयोग किया जाता है उसे हम भाषा नहीं कह सकते हैं। भाषा संबंधी विभिन्न परिभाषाओं से भाषा का जो स्वरूप स्पष्ट होता है कि भाषा एक सामाजिक वस्तु है। हम इसे समाज में रहकर ही सीख सकते हैं। भाषा में ध्वनि संकेतों का विशेष महत्व होता है। यह वाक प्रतीक रूढ़ परंपरागत होते हैं, आवश्यकता पड़ने पर नए भी बनाए जा सकते हैं। प्रत्येक भाषा भाषी के वाक प्रतीक अन्य भाषा भाषी से पृथक हो सकते हैं। मनुष्य की जो उच्चरित भाषा का अधिक महत्व है, लिखित भाषा का स्थान तो हम गौणी कहते हैं। कहते हैं कि भाषा में दो तरीके की है, एक तो मौखिक होती है, एक लिखित है। लेकिन कहते हैं जो मौखिक भाषा है वह ज़्यादा क्या है, जो मनुष्य की उच्चरित भाषा अधिक महत्व रखती है। लिखित भाषा का स्थान तो हम उसके बाद ही कह सकते हैं। मनुष्य की जो उच्चरित भाषा ही भाषाविदों के अध्ययन का विषय है। संक्षेप में हम क्या कह सकते हैं कि भाषा मानव समुदाय द्वारा परस्पर विचार विनिमय का साधन है, सर्वोत्तम साधन है। भाषा हमें जोड़ती है, एक दूसरे के समीप लेकर आती है। अंत में हम क्या कह सकते हैं कि भाषा यादृच्छिक उच्चरित ध्वनि प्रतीकों की वह सार्थक ध्वनि है जिसके माध्यम से किसी समाज अथवा वर्ग विशेष के मानव परस्पर भाषा एवं विचारों को अभिव्यक्त करते हैं, तथापि उसका जिसका इच्छानुसार दैनिक जीवन में प्रयोग भी करते हैं। अब भाषा के दो रूप हो सकते हैं, एक होता है मौखिक भाषा और दूसरा क्या होता है, लिखित भाषा। मौखिक भाषा कौन सी होती है और लिखित भाषा कौन सी होती है। मौखिक भाषा में हम जो भाषा का जो रूप है वो क्या है, बोल कर प्रकट करते हैं। लेकिन लिखित भाषा में जो भाषा है वो लिख कर प्रकट की जाती है। यह भाषा का मूल रूप है। और जो लिखित भाषा है ये भाषा का कृत्रिम रूप है, यानी कि बनाया गया रूप है। जो मौखिक भाषा की जो मूल इकाई है वो क्या है, ध्वनि है।
और जो लिखित भाषा की जो मूल इकाई है वो वर्ण है। क्योंकि मौखिक है, मौखिक में जब हम बोलते हैं तो ध्वनि निकलती है और लिखते हैं तो वर्णों के माध्यम से हम उसको लिखते हैं। मौखिक भाषा भाषा का अस्थायी रूप होती है, जबकि लिखित भाषा भाषा का स्थायी रूप होती है। इन्हीं से ही हम भाषा के बारे में बता सकते हैं कि मौखिक भाषा कौन सी होती है और लिखित भाषा में क्या अंतर है। यह भाषा समय और स्थान के बंधन में बंधी होती है जो मौखिक भाषा होती है, लेकिन जो लिखित भाषा है यह समय स्थान के बंधन से आज़ाद होती है। यह भाषा जो मौखिक भाषा है बड़ी पुरानी भाषा है। इसका संबंध उस समय से जब से मनुष्य का जो अस्तित्व इस संसार में आया। और लिखित भाषा अपेक्षाकृत नई है। लिपि ज्ञान के बाद ही लिखित भाषा का विकास हुआ। जब सबसे पहले लिपि बनी है, लिपि के बाद ही क्या है हम उसको लिख पाए हैं। तो इस प्रकार लिखित भाषा का जो विकास है वो बाद में हुआ है, लिपि ज्ञान के बाद। जो मौखिक भाषा है सहज रूप से प्राप्य है, जबकि इस जो लिखित भाषा है इसे मनुष्य को प्रयत्न करके सीखना पड़ता है। हम संक्षेप में मौखिक भाषा के बारे में क्या कह सकते हैं कि मौखिक भाषा है जिसे हम बोलकर प्रकट करते हैं और वो भाषा का है एक मूल रूप है। और जो मौखिक भाषा की जो इकाई है वो ध्वनि है और मौखिक भाषा भाषा का अस्थायी रूप है। और ये क्या है, समय और स्थान के बंधनों में इसको हम बांध सकते हैं। और जो मौखिक भाषा है बहुत पुरानी है, जब से मनुष्य का अस्तित्व है और यह भाषा सहज रूप से प्राप्त है। जबकि जो लिखित भाषा है उसको हम लिख कर प्रकट कर सकते हैं। यह भाषा का कृत्रिम रूप है, बनाया गया रूप है। और लिखित जो भाषा है उसकी मूल इकाई वर्ण है। लिखित भाषा भाषा का स्थायी रूप है। यह भाषा समय व स्थान के बंधन से स्वतंत्र है। लिखित भाषा अपेक्षाकृत नई भाषा है और इसका विकास लिपि के बाद ही हुआ है। इसे मनुष्य को प्रयत्न करके सीखना पड़ता है। एक भाषा परिवार आता है जब हम भाषा के बारे में सीखते हैं कि भाषा परिवार से अभिप्राय क्या है। भाषा परिवार है से हम क्या तात्पर्य लेते हैं कि भाषाओं के उस समूह से है जिसका जन्म किसी एक भाषा से ही हुआ है। विश्व में टोटल 12-13 भाषा परिवार हैं और उन भाषा परिवारों के नाम क्या है, जैसे भारतीय भाषा परिवार है, द्रविड़ भाषा परिवार है, चीनी और भाषा परिवार है, मतलब भाटू भाषा परिवार है। ये इनके नाम है जो परिवार हैं। आग्नेय भाषा परिवार है, यूराल अल्फाइट भाषा परिवार है, ये इनके नाम हैं। तो भाषा परिवार के लिए की जब बात आती है तो इनमें से आप क्या है 12-13 भाषा परिवार है, इनको एक बार देख लेना, उसके बाद ये समझ में आ जाएंगे। व्याकरण में भाषा का जो विश्लेषण किन सत्रों पर किया गया है। अगर हम व्याकरण के आधार पर भाषा का विश्लेषण करते हैं तो हम पाते हैं कि बहुत सारे इसके स्तर हैं। जैसे उच्चारण के आधार पर भी हम बोल सकते हैं, लिपि और वर्तनी के आधार पर भी, पद के आधार पर भी भाषा का हम वर्गीकरण कर सकते हैं, शब्द के स्तर के आधार पर भी और वाक्य रचना के आधार पर भी हम क्या कर सकते हैं, भाषा का विश्लेषण कर सकते हैं। तो भारतीय जो आर्य भाषा के जो क्रमिक विकास है वो किस प्रकार से हुआ है। भारतीय जो आर्य भाषा परिवार की जो मूल भाषा है वो संस्कृत है। सबसे पहले जब भी भारतीय आर्य भाषा की शुरुआत हुई थी तो वो कहाँ से हुई थी, संस्कृत की। इसमें संस्कृत के वैदिक संस्कृत और वैदिक संस्कृत और संस्कृत लौकिक संस्कृत, ये दो रूप है भाई। सबसे पहले जब आर्य भाषा परिवार की बात आई थी तो इसका विकास संस्कृत से हुआ था। और ये संस्कृत कौन सी थी, नंबर 1 वैदिक संस्कृत है और दूसरी कौन सी है, लौकिक संस्कृति। और संस्कृत भाषा से वर्तमान आर्य भाषाओं तक का जो सफ़रनामा है लगभग 3500 वर्ष पुराना है। 3500 वर्ष लगे थे इसको, मतलब कि भाषा जो क्रमिक इतिहास बनाने में। भारतीय आर्य भाषा के विकास के कई चरण हैं जो इस प्रकार से हम कह सकते हैं। सबसे पहले संस्कृत वैदिक और दूसरा क्या है, संस्कृत लौकिक। और जो इसकी समय सीमा है वो क्या है, 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर 500 ईस्वी पूर्व तक है। और इसमें क्या क्या, इसमें जो 1500 ईस्वी पूर्व में तो रामायण, वाल्मीकि ने रामायण को लिखा था। और जो 500 ईस्वी पूर्व है वो क्या, मेघदूत का जो कालिदास ने जो मेघदूत की रचना की थी वो लिखी गई थी इसके दौरान। और जब उसके बाद क्या आती है, संस्कृत के बाद पाली भाषा के बारे में पता चलता है हमें।
पाली भारतीय आर्य भाषा, और इसकी जो समय सीमा है वो 500 ईस्वी पूर्व से प्रथम ईस्वी के प्रारंभ तक है। और इसके अंतर्गत बुद्धों की रचनाएं और क्या है, जातक कथाएं आदि लिखी गई थी। तो संस्कृत की जो वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृति का जो समय है वो क्या है, 1500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व। तो उस समय तो रामायण लिखी गई थी, मेघदूत लिखी गई थी। और रामायण किसने लिखी थी, वाल्मीकि ने लिखी थी, और मेघदूत कालिदास ने लिखी थी। और संस्कृत के बाद क्या आता है, पाली। और पाली कब लिखी गई थी, 500 ईस्वी पूर्व से प्रथम ईस्वी के प्रारंभ तक लिखी गई थी। इसमें बौद्धों की रचनाएं और जातक रचनाएं आदि लिखी गई थी। उसके बाद पाली के बाद आता है प्राकृत। ये भारतीय आर्य भाषाएं हैं। सबसे पहले संस्कृत आई, फिर संस्कृत के बाद पाली आई, पाली के बाद प्राकृत आई, और प्राकृत के बाद अपभ्रंश आई, और अपभ्रंश के बाद ही हिंदी भाषा का है जो विकास हुआ है। अब प्राकृत की पहली ईस्वी प्रारंभ से लेकर 500 ईस्वी तक, इसमें 500 ईस्वी पूर्व नहीं आएगा, इसमें केवल 500 ईस्वी तक आएगा। और इसमें क्या है, जो जैन मुनियों की जो रचनाएं थी वो इस दौरान लिखी गई थी। जो जैन ऋषि हैं उनकी जो रचनाएं थी वो इस समय लिखी गई थी। और उसके बाद क्या है, अपभ्रंश का जो विकास है वो क्या है, 500 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी तक। और इसमें जो पहुमचर्य की जो रचना थी, जो स्वयंभू ने लिखा था, वो सबसे ज़्यादा वो प्रसिद्ध हुई थी। अपभ्रंश में सबसे पहले कौन सी लिखी गई थी, स्वयंभू ने लिखी थी, पहुमचर्य को लिखा था, जिसकी जो समय सीमा है वो कितनी है, 500 ईस्वी से पूर्व से 500 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी तक। अब इसमें आपने पूर्व नहीं लगाना है। और जब हिंदी अब भारतीय आर्य भाषा की बारी आई है तो सबसे अंत में हिंदी आई है। अपभ्रंश का जो बिगड़ा हुआ रूप था उसके बाद हिंदी का विकास हुआ है। और हिंदी की अगर हम प्रलचित समय की बात करते हैं तो 1000 ईस्वी से लेकर अब तक। और इसमें क्या हिंदी की जब बात आती है तो तुलसीदास का जो रामचरितमानस है वो इसकी प्रमुख रचना के रूप में हम उसको गिन सकते हैं। तो अब ये देखो, भारतीय आर्य भाषा का जो क्रमिक विकास है वो किस प्रकार होता है। सबसे पहले क्या है, भारतीय आर्य भाषाओं में हम किसको लेते हैं, संस्कृत, वैदिक, संस्कृत, लौकिक, उसके बाद पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश और फिर हिंदी। अब उसके बाद क्या है, जो संस्कृत की जो समय सीमा है वो कब तक रही है, 1500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक। और उसकी जो रचनाएं हैं कौन सी हैं, वाल्मीकि ने रामायण को लिखा, और मेघदूत की जो रचना है वो कालिदास ने लिखी। उसके बाद हम पाली की बात करते हैं, 500 ईस्वी पूर्व से लेकर पहली ईस्वी के प्रारंभ तक भी हम इसको कह सकते हैं। और दो बौद्धों की रचनाएं, जातक कथाएं पाली में लिखी गई थी। फिर उसके बाद अब बारी आती है प्राकृत। प्राकृत की जो समय सीमा ईस्वी प्रारंभ से शुरू होकर 500 ईस्वी तक है वो। और 500 ईस्वी तक में जो जैन जो मुनियों ने जो रचनाएं लिखी थी वो प्राकृत में लिखी थी। उसके बाद अपभ्रंश आता है, स्वयंभू की जो पहुमचर्य रचना है वो अपभ्रंश भाषा में लिखी गई थी। और इसकी जो समय सीमा है 500 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी तक। और उसके बाद किसका विकास हुआ, अपभ्रंश के बाद हिंदी का 1000 ईस्वी से लेकर अब तक है ये हिंदी का विकास हुआ है। और इसमें कौन सी रचना लिखी गई थी, तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की थी। अब भाषा और वाक्य दोनों को ही भाव अभिव्यक्ति का आधार माना जा सकता है। लेकिन जो पाश्चात्य भाषा वैज्ञानिक सस्यूर ने भाषा और वाक्य के अंतर को स्पष्ट कर दिया है। उसके अनुसार क्या है कि भाषा का जो पहला स्थान व्यक्तिगत स्तर है और वह व्यक्ति के वाक व्यवहार तक ही सीमित है। इसे हम वे क्या स्पीच भी कहते हैं। लेकिन जो हरिश्चंद्र वर्मा ने इसे व्यक्तिगत वाणी या व्यक्ति वाक भी कहा है। प्रत्येक वक्ता अपने पारिवारिक, शैक्षणिक व्यवहारों और व्यक्तिगत क्षमता के अनुसार इसका प्रयोग कर सकता है। प्रत्येक व्यक्ति के जो वाक में जो उच्चारण है, सुर है, बलागत आदि की दृष्टि से पर्याप्त भिन्नता देखी जा सकती है। इसे वे लपे रोल कहते हैं। सस्यूर ने भाषा के दूसरे स्तर को सामाजिक कहा है, जिसे वे ललांग कहते हैं। अंग्रेजी भाषा में वैसे टंग भी कहते हैं। इस प्रकार जो भिन्न भिन्न व्यक्ति हैं, भिन्न भिन्न राइटर, उन्होंने इसके बारे में हिंदी, गुजराती, पंजाबी, बांग्ला, मराठी आदि, तमिल आदि भी
आदि भी समष्टि भी वाक हैं। अन्य शब्दों में हम क्या कह सकते हैं कि भले ही भाषा और वाक दोनों ही भाव अभिव्यक्ति का सर्वश्रेष्ठ साधन है, लेकिन वाक व्यक्ति के वाक व्यवहार तक सीमित है, परंतु भाषा सामाजिक स्तर से संबंधित होती है। भाषा शब्द का प्रयोग इसलिए सामान्य अर्थ में किया जा सकता है क्योंकि परस्पर ये मिलती जुलती अनेक परिकल्पनाएं हमारे सामने समाहित करती रहती हैं। अब उसके बाद बारी आती है भाषा व्यवस्था और भाषा व्यवहार क्या है, ये इन दोनों में क्या अंतर है। जो भाषा व्यवस्था और भाषा व्यवहार में बहुत ज़्यादा अंतर माना जाता है। जो भाषा व्यवस्था है वो क्या है, सार्वभौम, सब जगह सब उसको मानते हैं, सार्वभौम है, अमूर्त है, सनातन है। इसका अभिप्राय यह है कि इस वैधानिक जो अवधारणा के अनुसार विश्व में की सभी भाषाएं इसके अंतर्गत आ जाती हैं। दूसरी भाषा व्यक्ति सापेक्ष न होकर समाज सापेक्ष है, किंतु भाषा व्यवहार व्यक्तिगत है। प्रत्येक व्यक्ति अपनी उच्चारण क्षमता और मानसिकता और वातावरण के अनुसार ही भाषा का प्रयोग कर सकता है। ये वाली बात इम्पोर्टेंट है कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी उच्चारण क्षमता, मानसिकता और वातावरण के अनुसार ही भाषा का प्रयोग कर सकता है। और भाषा व्यवस्था क्या है, अमूर्त है, सनातन होती है, अर्थात वह क्या है, अनश्वर है, वह नष्ट नहीं हो सकती। भाषा व्यवहार स्थूल और यथार्थ है। भाषा व्यवहार के अंतर्गत हम भाषा के में स्वनिमों और लेखिमों का प्रयोग करते रहते हैं। भाषा व्यवस्था न तो स्वनिमों की आबद्ध होती है और न ही लेखिमों में, वह तो एक सूक्ष्म आदर्श रूप है। जो भाषा व्यवस्था स्थायी, सनातन, अनश्वर है, किंतु जो भाषा व्यवहार है वो अस्थायी है, वो नश्वर है, वो नष्ट हो सकता है। विशेषकर भाषा का मौखिक रूप तो पूर्णतः नश्वर है, लेकिन जैसे जैसे कोई वक्ता ध्वनियों, शब्दों, वाक्यों का प्रयोग करता है तो उसी समय उसकी जो ध्वनियाँ हैं वायु में विलीन हो जाती हैं। भाषा व्यवस्था की जो सतह है पूर्णतः मानसिक होती है, परंतु भाषा व्यवहार की सतह क्या है, भौतिक होती है। भाषा के उच्चरित और लिखित दोनों रूप ही प्रसिद्ध हैं। भाषा व्यवहार हमेशा वाक्य के रूप में ही हम उसको प्रकट करते हैं। जब भाषा लिखी जाती है तो उसे हम अपनी आँखों से देख सकते हैं। इसके विपरीत जो भाषा व्यवस्था है भौतिक न होकर मानसिक होती है। जो भाषा व्यवस्था क्या है, वो भौतिक न होकर मानसिक होती है। भाषा व्यवस्था और भाषा व्यवहार में से सब अंतर होने पर भी हम भाषा व्यवहार से ही भाषा की व्यवस्था का पता लगा सकते हैं। उसके व्यवहार से, भाषा व्यवहार के से ही भाषा व्यवस्था का पता चल सकता है। दूसरा क्या कह सकते हैं कि जो भाषा व्यवहार भाषा व्यवस्था पर ही आधारित होता है। ये भी कह सकते हैं कि भाषा के दोनों रूप ही एक दूसरे पे आश्रित होते हैं। हम इसे एक उदाहरण के द्वारा इस प्रकार से बता सकते हैं कि जो भाषिक क्षमता अगर बढ़ा लेते हैं तो जो क्या है, भाषा और साहित्य के संस्थानों में काम करने वाले इसको बड़े अच्छे से काम कर सकते हैं, लेकिन ऐसा करने से उसके भाषा व्यवहार में भी उत्तरोत्तर क्या है, उसमें उत्कर्ष होता चला जाएगा, मतलब वो ज़्यादा सीखता चला जाएगा। अतः भाषा व्यवहार यदि भाषा व्यवस्था को समृद्ध करता है तो भाषा व्यवस्था भाषा व्यवहार को भी समृद्ध करती है, उसका विकास कर सकती है। तो भाषा की संरचना का अर्थ क्या है, भाषा के निर्माण की प्रक्रिया हम किस प्रकार से कर सकते हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि जो भाषा की संरचना है वो क्या है, भाषा का निर्माण करना। मानव की यह स्वाभाविक एक मनोवृत्ति है कि वह प्रत्येक विषय का गहन अध्ययन करता है। भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में भी मानव ने जब गंभीर अध्ययन किया तो उसे हम क्या पता चलता है कि पदार्थों की जो संरचना है वो तत्वों से होती है और तत्वों की परमाणुओं से। इस प्रकार परमाणुओं की इलेक्ट्रॉनों से और इलेक्ट्रॉनों की न्यूट्रॉनों से कि भाषा की संरचना भी कुछ तत्वों पर निर्भर करती है। वैसे ही भाषा की संरचना जटिल होती जाती है। विज्ञान के समान भाषा की संरचना के बारे में 100% सूचना हमें नहीं दी गई है आज तक कि भाषा संरचना के 6 स्तर स्वीकार किए गए हैं। सवन स्तर, स्वनिम स्तर, रूपिम स्तर, शब्द रूप स्तर और अर्थ स्तर। इन सब को मिलाकर ही हम पुनः 4 स्तर बनाए जा सकते हैं, जिसको हम क्या कह सकते हैं, सवन स्तर, शब्द स्तर, वाक्य स्तर और अर्थ स्तर। इसे हम एक वाक्य
के द्वारा भी स्पष्ट कर सकते हैं। जैसे राम ने रावण को बाण से मारा। उपयुक्त वाक्य में क्या है, राम है, राम को क्या है, इसका भी विनाश किया गया है। शब्दों का कैसे इसको तोड़ तोड़ के कैसे लिखा है, जैसे राम ने रावण को बाण से मारा। तो मतलब कि उसके लिए आधा फिर प्लस में आ, फिर मैं के नीचे हलन, मतलब ये आधा है, ये पूरा नहीं है, फिर आ, आदि विभिन्न, ये क्या है, सवन है। और राम ने रावण को, आदि शब्द क्या है, ये सतर है, शब्द सतर है। ये राम ने रावण को, ये क्या है, शब्द सतर। और अगर हम राम का छंदी विच्छेद करते हैं, जैसे राम का आधा प्लस में आ, प्लस में मैं को भी हम आधा मैं के नीचे हलंत लगाएंगे, फिर इसको पूरा आ बनाएंगे। तो राम ने, ये तो क्या है, सवन, मतलब उसको तोड़कर उसको छोटे छोटे उनमें बिल्कुल उनमें कर दिया, सवन के स्तर बना दिए हैं, वाक्य विन्यास है। और राम ने रावण को, ये क्या है, शब्द स्तर है। पूरा वाक्य स्तर कहलाएगा, इसका अर्थ ही अर्थ स्तर कहलाएगा। हम इसका अर्थ किस प्रकार से ग्रहण करते हैं, इस प्रकार से हम क्या कह सकते हैं कि जो भाषा की संरचना के 4 दो तत्व माने जा सकते हैं। धन्यवाद।